स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो हम देखेंगे पर्यावरण। अभी इसके पहले हम आपको सीटेट की क्लासेस देना है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन देखेंगे। हमने आपको सीडीपी की क्लास भी पढ़ाई है, इंग्लिश की भी दे रहे हैं सीटेट की। देखेंगे हम पर्यावरण अध्ययन। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, हमारा चैनल को सपोर्ट करिए स्टूडेंट। हाँ, हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो हम आगे और बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। पर्यावरण अध्ययन देखेंगे सीटेट के अंतर्गत। सीटेट के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन, पहला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। प्रश्न है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। तो इसमें बताना है कौन सा प्रासंगिक है सबसे। तो सी है इसमें। सी क्या कह रहा है, देखिए, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। तो विद्यालय में मिड डे मील के समय ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए बहुत अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर प्रदान होता है। अच्छा, मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, हुई थी 15 अगस्त 1995 में। नोट कर लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन कहीं दे दें आपको। ठीक। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया इसमें सी होगा, बाकी सब ऑप्शन गलत हैं। इससे मूल्यवान समय बर्बाद होता है, ये गलत है। कोई लेना देना, ये भी गलत है। डी ऑप्शन गलत है। सी फिर से देख लीजिए। अच्छा, देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। ईवीएस में बोझ के बिना सीखना, इससे क्या पता चलता है? देखिए, इसमें आपका होगा बोझ के बिना डी ऑप्शन। और ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा करने की ज़रूरत है, स्कूल बैग का वजन कम करना, ये सब नहीं है। डी होगा। इसमें यह है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना, इससे मतलब ये है कि अबोध का भार कम करना। इसका मतलब क्या है? अबोध का भार कम करना। बिना बोझ के शिक्षा पर राष्ट्रीय परिचर्चा जो फ्रेमवर्क हुआ था 1905 में, ये नोट कर लीजिएगा, हो सकता है दे दे परीक्षा में। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क 2005 में बल दिया गया था बिना बोझ के शिक्षा पर। तो बोझ के बिना जो सीखने में किताबी ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया जाता। तो इसमें डी होगा ऑप्शन। अगला देखिए, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। समूह में सीखने का क्या उद्देश्य बताया गया? बताइए क्या होगा समूह में सीखने का उद्देश्य। चारों ऑप्शन देखिए। छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना, वर्कलोड कम करना, लड़के लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, ये सब नहीं लग रहा है। कम और उच्च प्रदर्शन वाले छात्रों को अलग करना और सी समूह में सीखने का उद्देश्य है सहयोग के मूल्य को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेना और सीखने में सक्षम बनाना। समूह का यही मतलब है समूह बनाने का, कि अधिगम प्रक्रिया सहयोग के मूल्यों को लागू करने के साथ चले, एक साथ सीखें बच्चे। बाला का पूरा रूप क्या है? बाला का देखिए पूछा गया है। बाला गाना भी सुना होगा आपने, बाला। हाँ, चलिए, हिट गाना। बाला का पूरा रूप देखिए, इंग्लिश की बात करें तो ये होगा आपका डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन में क्या है? ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य। तो इसमें आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। बाला का रूप क्या है? अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। अगला देखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। वैकल्पिक ढांचे का मतलब पूछा गया है। तो इसमें सी ऑप्शन होगा। विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं, ठीक, उसको कहते हैं वैकल्पिक ढांचा। वे विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग होते हैं। अगला देखेंगे, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं। यह एक महिलाएं जो होती हैं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर होती हैं, यह बात एक क्या है? अंधविश्वास है, वैज्ञानिक तथ्य है, मिथक है कि रूढ़िवादी धारणा है? औरतों को पुरुषों से कमज़ोर माना जो बात है, यह एक मिथक है।
मतलब मिथक का मतलब ऐसी चीज़ जो सत्य नहीं है। ठीक, ये बात सत्य नहीं है ये। 67 का, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू और गोवा की स्थिति क्या है? भारत में बिहार के सापेक्ष बताना है। जम्मू कश्मीर और गोवा अ, किस साइड में पड़ेंगे बताना है। तो इसका होगा आपका डी। जम्मू कश्मीर देखिए पड़ेगा बिहार से उत्तर पश्चिम में, और गोवा पड़ेगा आपके दक्षिण पश्चिम में। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्न में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? वाष्पीकरण कब सबसे धीमा होगा ये बताना है। देखिए, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी हो। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे कम होती है। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता किसमें होती है? क्षमता होती है चित्रण कौशल। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? किसके अंतर्गत की? 70 नंबर क्वेश्चन बताइए। इसमें होगा आपका 1975 में ए 19 जो NCF 1975 के तहत प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश हुई थी। पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश हुई थी आपकी किसके अंतर्गत? 1975 के अंतर्गत। ठीक, NCF जो राष्ट्रीय परिचर्चा फ्रेमवर्क 1975 के तहत पर्यावरण को एक विषय के रूप में लाने की सिफारिश हुई थी। चलिए अगला देखेंगे, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? स्थानांतरित खेती। अच्छा, स्थानांतरित खेती को झूमी कृषि भी कहते हैं। ये किस क्षेत्र में करने का रिवाज है? प्रश्न अच्छा है, परीक्षा में आ सकता है आपके। देखिए नोट कर लीजिए, भारत के पूर्वोत्तर राज्य जो हैं, 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर, तो उसमें ये झूमिंग कृषि की प्रणाली अपनाई जाती है। वहाँ के जो आदिवासी हैं इस झूमिंग कृषि को कहते हैं। और ये जो पद्धति है ये है आपकी प्राचीन कृषि पद्धति है। इसमें क्या होता है, इसमें पहले वृक्षों और वनस्पतियों को काट कर जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों जैसे लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। फसल जो होती है प्रकृति पर निर्भर होती है, उत्पादन कम होता है। एक स्थान पर खेती के पश्चात आदिवासी दूसरा स्थान पर चले जाते हैं। ठीक, तो हमने आपको विस्तृत रूप से बता दिया। अब 71 का उत्तर कहाँ होगा? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नोट कर लीजिए, ए है। झूमिंग कृषि से कुछ प्रश्न हो सकता है आया परीक्षा में। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? नदी बांध से के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए आपका बी है, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित देता करते हैं, ये सही नहीं है। बाकी तो है, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदियों की जीवन रेखा से अलग करते हैं, ये भी सही है। पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, अगला सही है। ये 72 में आपका बी जो है, बी आपका सही है। ठीक, कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं ये बताना है। ग्रीन हाउस गैसें, तो नोट कर लीजिए, ये जो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी इधर लिख लीजिए, डी ऑप्शन, डी सही है। सभी इसमें से सभी ग्रीन हाउस गैसें, जलवाष्प कहते हैं कि ग्रीन हाउस, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी मीथेन, ये तीनों ग्रीन हाउस गैसें हैं। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन सभी ग्रीन हाउस गैसें हमने बताया आपको। ग्रीन हाउस गैसें ग्रहण के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए ये जिम्मेदार होती हैं गैसें। ये जो गैसें हैं, जितना भाई भूमंडलीय ऊष्मीकरण और जलवायु परिवर्तन इनके लिए जिम्मेदार होती हैं। सबसे ज़्यादा ऊष्मीकरण कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती हैं। ये सब इनको नोट कर सकते हैं नाम आप। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये ऐसी इनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसें। भारत में अगला देखेंगे, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते?
जो ठंडे रेगिस्तान हैं वो मानसून का उन पर फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? ये होगा आपका ऑप्शन सी। क्या होगा? सी। ठंडे हिमालय रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। भारत में ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया प्रदेशों में स्थित होता है, अतः मानसूनी हवाएं इन पर नहीं पहुंच पाती हैं। मानसूनी हवाएं नहीं पहुंच पाती हैं इन पर। ताजमहल के पीले होने के लिए इनमें कौन सा जिम्मेदार है? ताजमहल का पीलापन के लिए कौन जिम्मेदार है? वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी। क्या होगा? सी ऑप्शन, सल्फर डाइऑक्साइड। गोलकुंडा किला किसने बनवाया? बताना है गोलकुंडा किला किसने बनवाया था। तो इसे तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये सही ऑप्शन होगा आपका काकतीय साम्राज्य राजवंश ने गोलकुंडा का किला बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 15 ग्राम मिली घनत्व और 3 मिली आयतन वाली किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? ये बताना क्या द्रव्यमान होगा। 77 नंबर प्रश्न है। देखिए सूत्र के अनुसार देखिए, घनत्व और आयतन के गुणनफल को द्रव्यमान कहा जाता है। क्या? घनत्व, फिर से नोट कर लीजिए, और आयतन, घनत्व और आयतन को जब गुणनफल को हम कहते हैं द्रव्यमान, तो इन्हीं को गुणा जो हो जाएगा, इसका घनत्व गुणा आयतन बराबर द्रव्यमान। ठीक, इस हिसाब से क्या होगा? 15 तियाँ, ये 3 है इधर, क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा आपका सी। ठीक, अगला देखेंगे कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि पूछा गया है, तो इसमें अदिश राशि द्रव्यमान हो जाएगी आपकी बी। ठीक, 78 का बी। अगला है ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती, क्या कहलाती है? जिसमें से कोई प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम बी, अपारदर्शी। ऑप्शन हो जाएगा बी। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? तो चंद्रमा की सतह पर उसका द्रव्यमान है 10 किलोमीटर, तो पृथ्वी की सतह पर क्या होगा द्रव्यमान? चलिए नोट कर लीजिए, तो उसका द्रव्यमान जो है पृथ्वी की सतह पर भी 10 किलोग्राम ही रहेगा। सी ऑप्शन आपका सही है। तो मतलब चंद्रमा की सतह पर और पृथ्वी की सतह पर जो द्रव्यमान है वो सेम रहता है। चलिए कुछ हम क्वेश्चन और देखेंगे। सुषमा चाहती है पर्यावरण अध्ययन के सीटेट, सुषमा चाहती है उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? सबसे उपयुक्त रणनीति बतानी है जो पेड़ों के प्रति जो है वो संवेदनशील हो। बच्चे सभी पेड़ों के प्रति संवेदनशील हो, उसके लिए कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त हो जाएगी? तो चारों आप देखिए, बताइए। हमने बताया था आपको 2018 का ये पेपर है। इसी हिसाब से प्रश्न आएंगे आपके। देखिए अब राइट आंसर देखिए, इसमें होगा पोस्टर बनाना, ये हो सकते हैं सब, ये चारों हो सकते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त अगर जहाँ सबसे आ जाए तो उसका मतलब है कि ऑप्शन तो सभी मिल रहेंगे, लेकिन सबसे हो जाएगा, सबसे जो बेहतर तरीका है वो है आपका ए, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। चलिए एक और दिया हुआ है प्रसंग। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उसके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति में कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? प्रश्न आप फिर से पढ़ लीजिए दोबारा। तो इसमें क्या होगा आंसर? इसमें होगा ए, इससे समुदाय के उन बीमारियों को समझने में मदद मिलती है जिनसे वे पीड़ित थे। चलिए अगला 84 नंबर। इसमें आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, अन्वेषण दृष्टिकोण हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप पढ़ लीजिएगा पूरा।
कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता माता और उनके बच्चे एकल परिवार को गठन करते हैं। यदि दादा दादी अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह विस्तारित परिवार है। तो आप इस बारे में सोच, आपकी बताई गई सोच क्या होगी? जो कक्षा 3 के छात्रों को बताया जो रमन ने, जो परिभाषा आपको संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार की बताई। देखिए, जो सही उत्तर है वह है आपका शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। क्यों नहीं समावेशी है? इस देखिए, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने ये जो बताई थी, पिता माँ उसके बच्चे एकल परिवार है, यदि यदि और यदि दादा दादी अन्य रिश्तेदार रहते हैं तो ये विस्तारित परिवार है। इससे यह पता चलता है कि शिक्षण अधिगम का जो पढ़ाने का दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। समावेशी शिक्षण में परिवार के अन्य तत्वों को भी शामिल किया जाता है। ठीक है। कौन सा ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं? ईवीएस की कक्षा में गतिविधि कौन सी पूछी गई है? तो ये सारी हैं। डी है ऑप्शन आपका। क्या होगा ऑप्शन? डी। ये बी भी है, ए भी है, सी भी है। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। ठीक है। तो सांपों पर एक अध्याय जो दिया हुआ है, सांपों पर, तो इसका उद्देश्य और क्या है? इस सांपों पर पाठ देने का उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना। किसके प्रति जागरूक करना है और किसके प्रति संवेदनशील बनाना है? तो देखिए, पशु पीले पाल का आजीविका का स्रोत है, ये मतलब नहीं है, अवैध कार्य है सांपों के लिए। ये है डी ऑप्शन। सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं, इसीलिए दिया हुआ है बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना कि सपेरे जो है सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आपका। ठीक है। चलिए स्टूडेंट, शेयर करिए, लाइक करिए। तो ये हमने आपको वीडियो दिया, और सब्सक्राइब करिए चैनल को नहीं किया हो। सीटेट क्लासेस हम इसी तरह पढ़ाते रहेंगे। ओके, थैंक यू।